दोस्तों आदाब, मैं अलियादिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन का मुद्दा है वो बहुत ही गर्म है और जाहिर है कि होना भी चाहिए कि किसानों से जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्रीज हैं और पूरा देश किसानों ही की मेहनत से जुड़ा होता है। जाहिर है किसानों के जितने प्रोडक्ट हैं उन सब का ताल्लुक हिंदुस्तान के हर एक नागरिक से है। कहा यह जा रहा है कि एक मुद्दा जो है वो सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर फर्द से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये किसानों का खाली मुद्दा नहीं बल्कि देश के 80 करोड़ 90 करोड़ से ज़्यादा देश के आम नागरिक का सवाल और मुद्दा है। ऐसे में इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए हम चाहते थे कि हम इन कवानीन पर जो फार्म बिल 2020 है उस पर हम किसी लीगल एक्सपर्ट को अपने साथ लेते और उसको समझते कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें किसानों के क्या अधिकार हैं, क्या हुकूक हैं। सरकार जो कानून बनाती है उन कानूनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेंट्रल लिस्ट है 1, 2, 3 उसमें क्या अधिकार किस सरकार को दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कितने अधिकार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने उसमें अधिकार आते हैं। इस सब को समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट उज़्मी जमील। एडवोकेट उज़्मी जमील हमें स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन जो किसानों के बारे में उस संबंध में तफसील से बताएंगे। एडवोकेट उज़्मी, आपका स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। मैं सीधे सवाल आपसे करता हूं अपने दर्शकों के लिए, वो ये कि फार्म बिल 2020 में स्वामीनाथन कमीशन किसानों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करता है, पहले तो ये बताइए। जी, असल में जिसे हम फार्म बिल 2020 के रूप में समझना चाहते हैं तो ये समझना होगा कि ये 3 अलग अलग कानून हैं। ये एक कोई मसौदा नहीं है बल्कि ये 3 अलग अलग कानून हैं जो एक बात करता है कि जो फार्मर का प्रोड्यूस है उसकी ट्रेड और कॉमर्स के लिए, उसके प्रमोशन के लिए और उसके फैसिलिटेशन के लिए क्या क्या सरकार प्रोविजन कर रही है। दूसरा जो फार्म बिल है वो बुनियादी तौर पे डील करता है एग्रीमेंट जो है फार्म सेक्टर के या फार्म सर्विसेज के, वो एग्रीमेंट बनाने की छूट सीधी फार्मर को दे दी जाए और वो एग्रीमेंट फार्मर सीधा बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ खुद कर सके। और जो तीसरा बिल है वो डील करता है एक अमेंडमेंट से, जो अमेंडमेंट डील करता है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, जिसमें बहुत सारी फसलों को ऐसा था कि वो जो पहले असेंशियल कमोडिटीज मानी जाती थी अब उन्हें असेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया गया है। बुनियादी तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल है कि क्या ये तीनों एक्ट संवैधानिक रूप से लीगल है या नहीं है, तो उसके सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि इनकी संवैधानिकता पे कोई शक करना एज सच कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार का पूरी तरीके से जुरिसडिक्शन है और जो 7 शेड्यूल के अंदर 3rd लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है कि वो इस तरह के कानून बना सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के पॉइंट पर ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दूसरा सवाल जो सबसे अहम है इसको डील करने वाला, कि ये हंगामा क्यों बरपा है। वो हंगामा इसलिए बरपा है कि स्वामीनाथन आयोग ने 2004 में जब कमीशन को अपनी 4 रिपोर्ट्स दी थी तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोडक्ट की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस की गई थी। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, और ये सरकार की जिम्मेदारी थी। असल बात यह है कि किसानों का यह मानना है कि जब ये 3 बिल आप लागू कर देंगे तो किसान के पास वो एमएसपी का जो हथियार था या एमएसपी का जो सहारा था वो सहारा खत्म हो जाएगा। तो उस सहारे को बचाने के लिए ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है ताकि सरकार ये अंडरटेक कर ले कि ये एमएसपी जो है वो बचा रहेगा और उस एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट का जो सिस्टम था पुराना वो खत्म नहीं होगा। एडवोकेट उसमें हमें ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लिस्ट है उसमें 1, 2, 3 है, उसकी 3 कैटेगरीज हैं और उसमें एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो होती हैं, तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट क्या वो स्टेट के अंडर आता है या फिर सेंटर ही उस पर जो है वो संशोधन कर पाएगी या सरकार कानून बना पाएगी?
अनोखे अंदाज और निराले तेवर के साथ इंसाफ की डगर पर चापलूस और नफरत भरी पत्रकारिता के अंधेरों के बीच एक नई किरण, समाज के हर मजलूम और वंचित वर्ग के दिल की धड़कन, देश में अमन और शांति का जामिन, टाइम्स ऑफ पीडिया, एक मिशन। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और खैर मकदम है। साहब, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर को लेके एक बहुत ही मतलब अलग तरह का विचार रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन है जो इसको डील करते हैं। बुनियादी तौर पे शेड्यूल 7 के अंदर वो लिस्टें दी हुई हैं, जिन लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डिफाइन करती हैं कि किस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ कौन बना सकता है। जी बिल्कुल, वही समझ रहा हूं मैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लिस्ट 1 के अंदर आते हैं, जिसमें सक्सेशन और टैक्सेशन वगैरह का मामला है, जिसपे सारे कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। दूसरी जो सेकंड लिस्ट है, वो लिस्ट है जिसके अंदर सारे इख्तियारात स्टेट को होते हैं, वो भी कमोबेश उसी तरह के कानून बना सकते हैं। तीसरी एक लिस्ट और दी हुई है जो कंकरेंट लिस्ट होती है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, या कोई भी कानून बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। सवाल यह है कि क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है या नहीं बना सकती। तो जिस तरह से ये कानून बनाया गया है, ये आपको रजिस्टर एएमसी मार्केट से बाहर नहीं ले जाता है। अच्छा। ये कहता है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो एक जगह पे है, अब हम और ज्यादा आपको फैसिलिटेट करते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए सारी बाउंड्रीज खोल देते हैं, आप इंटर स्टेट ट्रांजिशन करिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी प्रोडक्ट्स को ले जाकर बेचिए। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी, लेकिन किस तरह से करेगी उसका मैकेनिज्म वही है कि आपका एक परचेजर होगा जो कि कोई एक कॉर्पोरेट होगी। आपके लिए जो मंडी की व्यवस्था है वो सरकार नहीं करेगी, आपको अपने लिए मार्केट खुद ढूंढनी होगी। वो मार्केट आपका एक आड़तिया हो सकता है। ये फैसिलिटी तो नहीं हुई एडवोकेट उसमें? ये फैसिलिटीज जो पहले दी हुई थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड था, तो अभी उसको कैसे एक्सपेंड किया गया है, किसानों के फेवर में कैसे जाता है? ये किसानों के फेवर में इस तरह से जाता है कि ये जब किसानों को पहले रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि वो एक पर्टिकुलर एपीएमसी मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो ये हो सकता था कि एक स्टेट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर गुड की या पर्टिकुलर क्रॉप की कीमत कुछ कम है और दूसरे स्टेट में ज्यादा हो, तो ऐसा कर सकता है किसान के वो दूसरे स्टेट में जाके उसे बेचते। हालांकि पहले भी कोई बहुत बड़ी पाबंदी नहीं थी इस चीज के ऊपर, इकोनॉमिक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे उन पे जाके ये वाली सेल परचेज की जा सकती थी, पहले भी की जा सकती थी, लेकिन इस बार इसको वाज़ेह तौर पे एक कानूनी शक्ल दे दी गई है। एडवोकेट, उसमें पहले भी ये पाबंदियां नहीं थी और अभी वो पाबंदियां नहीं है, तो ये तो बहुत ज्यादा कोई फर्क की बात नहीं है। दूसरी चीज ये कि एक किसान के पास 3 क्विंटल गेहूं है और वो 3 क्विंटल गेहूं अपने जिला जो है सहकारी समिति में देना चाहता है, जिला मंडी में देना चाहता है, जिसके दूरी उसके खेत से जो है वो 4 किलोमीटर दूर है। अब आप ये कहते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में रेट है 1800 रुपए क्विंटल का गेहूं का, जो इस किसान को मंजूर नहीं है, और कर्नाटका में इसका रेट है 1960 रुपए। तो ये 3 क्विंटल गेहूं 1960 रुपए बेचने के लिए वहां तो जाएगा नहीं कर्नाटका, सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन और ये और जितने भी खर्चे आएंगे, लेबर फलाना डिमाका और आड़त वाड़त, वो सब जो है माइनस होके उसको और लॉस हो जाएगा। जी हाँ, ये एक विरोध की वजह भी है, इसके विरोध की वजह ये एक है। नहीं, मेरा सवाल किसानों की तरफ से ये है कि मतलब किसान ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ सरकार के अधीन रहना चाहते हैं, हम किसी प्राइवेट कंपनी के अधीन नहीं आना चाहते, हम किसी ठेकेदार के अधीन नहीं आना चाहते, हम तो सरकार से बराह रास्त अपने वार्तालाप चाहते हैं, नफा नुकसान हम किसान जो है कहते हैं हम सरकार के साथ करना चाहते हैं, हम किसी भी ठेकेदार को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो प्राइवेट होगा। उसकी कोई गारंटी नहीं आज है कल भाग जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं जो आज कमिटमेंट कर रहा है कल वो वापस मुकर जाए। सरकार कम से कम रेस्पॉन्सिबल होती है, सरकार जो है वो संवैधानिक तौर पर अपने अधिकारों को और अपनी जो है वो ड्यूटीज को भी समझती है। तो किसान का जो इस वक्त ऑब्जेक्शन है और उसको जो डर और खौफ और फियर है वो ये है कि जो पार्टियां आएंगी, यानी जो मंडी में वो लोग आएंगे, क्या कहते हैं किसानों के ठेकेदार आएंगे, वो कभी भी इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, जैसा कि इजिप्ट में कानून है, जैसा अमेरिका में कानून है, यूरोपियन कई कंट्रीज के अंदर ऐसे कानून बनाए गए जो किसानों के खिलाफ चले गए। अब किसान अपनी मर्जी से वहां खेती नहीं करता,
वहां पर कंपनीज खेती करती हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये डर है। इस पर आप क्या? हाँ, ये डर वाजिब है, ये डर वाजिब है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो किसान है बड़े पैमाने पे इलिटरेट है, और कंपनीज उसके साथ इस तरह के एग्रीमेंट बना सकती हैं जिसका पूरा शक है कि ऐसा होगा आने वाले वक्त में, कि वो उसकी गरीबी और इलिटरेसी का फायदा उठाकर उसे ऐसे एग्रीमेंट के जाल में उलझा दें कि आखिर में वो अपनी खेती बाड़ी से ही हाथ धो बैठे और वो सिर्फ एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाए। तो चूंकि अभी जो कानून नजर आ रहा है जिस तरह का भेजा गया है, उसमें उस एग्रीमेंट के बारे में एंटीसिपेट किया जा सकता है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट एग्रीमेंट का अभी भी सरकार की तरफ से या किसी और की तरफ से नहीं दिया गया है। और ये प्रयोग है जो भारत में किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के फार्म एग्रीमेंट्स आमतौर पर नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब ये बिग बास्केट और रिलायंस वगैरह जब बाजार में आए तो इन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स इस तरह के किए। कुछ जगह पे किसानों को इससे फायदा हुआ, कुछ जगह पे किसानों के साथ वही हुआ जो अंदेशा किसान जता रहे हैं। दोस्तों, देश में जितना जो कुछ भी इस वक्त किसानों के आंदोलन के संबंध में समाचार हैं, उस सब से हटकर हमने चाहा कि हम आपको थोड़ा लीगल एक्सपर्ट के साथ गुफ्तगू करके बताएं, ताकि आप ये समझ सकें कि किसानों के क्या अधिकार हैं, आम नागरिक के क्या अधिकार हैं, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं। हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें, और हो सके तो टाइम्स ऑफ पीडिया जो आपका अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करने की भी मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया बहुत बहुत।